बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आम इश्यूज़ पर बात करें। एक साल पूरा हो गया हुकूमत को, और इस पूरे एक साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर कितनी महंगाई हुई, कितनी बेरोज़गारी बढ़ी, और वो सब वादे जो किए गए थे हुकूमत की जानिब से, कहा गया था कि हम तजर्बाकार लोग हैं, अगर हमें मौका मिलेगा हम इस मुल्क की तकदीर बदल के रख देंगे। और इमरान खान ने जो मईशत का बेड़ा गर्क किया हुआ है, ये बेड़ा गर्क हम आकर 6 माह के अंदर, शहबाज शरीफ साहब क्लेम करते थे कि अगर हमें 6 माह का वक्त मिलेगा, हम 6 माह के अंदर इस मुल्क की तबाह हाल इकॉनमी, जो इमरान खान ने तबाह हाल इकॉनमी रखी है, इसको ठीक कर देंगे। क्या ठीक की इकॉनमी? आज अवाम, रमज़ान करीम है और अवाम आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। ऐसे तजर्बाकार लोग, ऐसे ज़बरदस्त सियासतदान और ऐसे कमाल के लोग कि इन्होंने अवाम को मुफ्त आटा लेने के लिए लाइनों में लगा दिया। आटे का रेट सरकारी 658 रुपये था, उसको 1152 रुपये कर दिया। यानी कि अगर कोई शख्स काम भी करता, अपना अर्निंग भी रखता और 658 रुपये पे सब्सिडी मिल जाती है और एक बाइज़्ज़त तरीके से आटा ले लेता, क्या ये आसान नहीं था इनके लिए करना? या यही आसान था कि सैकड़ों बैग्स फ्री बांटने के लिए हज़ारों लाखों लोगों को लाइनों में लगाएं, लोग भगदड़ में मरें, इंतज़ार करते रहें, सारा सारा दिन ख्वार हों लाइनों के अंदर, और फ्री आटा लें अवाम? क्या ये सिर्फ फ्री आटा लेने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए रह गई? ये पूरे एक साल की मईशत का अगर हम अभी इस टाइम पे अपने सामने स्टैट्स देखें, महंगाई की शरह देखें, 4 गुना महंगाई बढ़ चुकी है। जीडीपी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो शायद इमरान खान साहब जब उतरे तब 6.0 थी और आज 0.04 है। यानी जीडीपी ग्रोथ ऑलमोस्ट 0.04 का मतलब क्या होगा, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप नाज़रीन कि इस मुल्क की मईशत का क्या हालात हो चुके हैं। फ़ॉरेन रिज़र्व के अंदर $17 बिलियन कहा जाता है कि $17 बिलियन पाकिस्तान का फॉरेक्स रिज़र्व था। आज बड़ी मुश्किल से 4 के लगभग हम पहुंच रहे हैं, कुछ 3.5 पौने 4 बिलियन के करीब, जबकि हम 2.5 को टच करके वापस आ चुके हैं। और तजर्बाकार लोगों ने क्या क्या कुछ किया इस मुल्क के अंदर, इस सब पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शाहिद इकबाल भट्टी साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ तशरीफ़ फरमा हैं ख्वाजा मोहम्मद अयूब नसीम साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अपनी बात का आगाज़ करूँगा और शाहिद भाई, आई विल कम टू यू। इकबाल शाहिद साहब, आई विल कम टू यू। और सर, क्या हो गया इस मुल्क की मईशत को? ये तजर्बाकार लोग आए थे और ये कह कर आए थे कि अगर हमें मौका मिलेगा हम इस मुल्क की मईशत को ठीक करेंगे। आज 1 साल हो चुका है पूरा, यानी 10 अप्रैल की बात की जाए, 10 अप्रैल की तारीख पाकिस्तान की तारीख के अंदर बड़ी अहमियत की हामिल है। वो आइन की बात हो, वो बेनज़ीर भुट्टो की वापसी लाहौर की, उनकी वेलकम करने के लिए अवाम का निकलना हो, इमरान खान का सो कॉल्ड इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक एक रजीम चेंज का होना हो, इस मुल्क में एक पहली दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कामयाब होना हो। और क्योंकि हमेशा हमने देखा कि जब भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात आई तो लोग यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग की रवायत है हमारे मुल्क के अंदर, और शायद ये रवायत इस बार नहीं चल सकी या भरपूर चली तो इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटा दिया गया। और इमरान खान साहब कहते रहे उसको कि ये रजीम चेंज था, रजीम चेंज का नाम देते रहे। लेकिन इस मुल्क में जो भी हुआ 10 अप्रैल के हवाले से, सर 1 साल हो गया है इस हुकूमत को, क्या खोया क्या पाया? ओवर टू यू सर। बहुत शुक्रिया बिलाल। 1 साल कोई इतना रोशन और दरख्शां नहीं है हमारी कौम के लिए, और स्पेशली पीडीएम के लिए, कि जिसको हम यहाँ पे अपना टाइम भी वेस्ट करें और उसको डिस्कस करें। सर, टाइम वेस्ट करना तो मजबूरी है हुकूमत में, वो लोग हैं सर। नहीं, हम क्या टाइम वेस्ट करेंगे वफाकी वज़रा को डिस्कस करके? हाँ जी, हम आज जो लोग वफाक को कंट्रोल कर रहे हैं, हुकूमत को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको डिस्कस करना हमारी मजबूरी है सर। मेरा ख्याल है वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम। हमें प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहिए, हमें पीडीएम को डिस्कस नहीं। दिस इज व्हाट इट इज सर। कि क्या आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है इन लोगों के आने के बाद? देखिए, आपने अभी ये लफ्ज़ बड़े ज़बरदस्त और शानदार बोले ना कि बड़ा तजर्बाकार। ये तजर्बा अगर यंग के अंदर हो ना, एनर्जेटिक हो, आप यंग हैं, मुझे आप कुछ यंग प्लस में ले जाते हैं, ठीक है। जो यंग लोग होते हैं, जब वो एक्सपीरियंसेस कर रहे होते हैं तो वो इनोवेटिव होके रेक्टिफिकेशन के साथ साथ वो ग्रोथ में लेके जाते हैं। और जब कोई शख्स बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसके तजर्बे से फ़ायदा कम और नुकसानात ज़्यादा होते हैं। तो ये तो मैंने आपको आपके उस सवाल का जवाब दे दिया कि रजीम चेंज के बाद ये जो हमारी गवर्नमेंट आई, जिनके पास 30 साल के तजुर्बात थे, जिनके सबकी फेडरल गवर्नमेंट में अगर आप एजेस देख लें तो इनकी कलेक्टिव एज, एवरेज एज 60 प्लस और 70 को टच कर रही है। इस एवरेज के लोग
उसमें बैठे हुए हैं और 90% जो हैं वो स्पेशल लोग, स्पेशल अल्लाह माफ़ करे, नॉट इन उस बैकग्राउंड में स्पेशल कह रहा हूँ, स्पेशल से मुराद के वो ज़्यादा उनमें बीमार लोग हैं, हेल्दी लोग नहीं हैं। तो लिहाजा वो बीमारी चाहे ज़हनी हो, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो रूहानी हो, बीमारियां ज़्यादा हैं सर। ठीक है जी। तो वो बीमारियाँ चाहे उनको नैब ने लगा दी, चाहे उनको इमरान खान साहब की बीमारी, हाँ जी, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी की बीमारी लग गई। लेकिन मैं अभी भी अगर मैं पाकिस्तान के पराये में देखूं तो मैं ये समझता हूं कि आपने जो अभी कहा कि जब इमरान खान साहब की रजीम चेंज हुई और 17 अरब के हमारे रिजर्व थे, लेकिन इसी गवर्नमेंट ने, देखिए गवर्नमेंट को मैं पीडीएम को नहीं जिक्र करूंगा, पाकिस्तान में इस वक्त जो भी प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, पाकिस्तान का 10 यानी 10 ट्रिलियन का कर्जा उतरा है। ये एक पॉजिटिव, हाँ उतारा है इन्होंने, जिसको रोल बैक किया इन्होंने, उसको रीशेड्यूल करवाया है, लेकिन इन्होंने 10 अरब डॉलर के कर्जे उतारे हैं। वो जो 17 से हम 3 पे जा चुके थे ना, उसमें से 10 अरब रीपेमेंट शेड्यूल्स शामिल है। ये बीइंग ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, 10 अरब डॉलर पाकिस्तान का कर्जा उतारा है। आप ये देखिए, एक साल पहले खान साहब ने कितने छोड़े थे यहाँ से जी? 17 अरब के छोड़े थे ना। तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता 2.5 को आपने कहा टच किया, 2.5 के बाद अब हम 4 पे हैं। तो वो जो इतना डेफिसिट आया एक साल में 12 माह में, वो पैसा कहाँ गया? तो वो पैसा पाकिस्तान ने, तो देखिए वो इमरान खान ने कर्जा नहीं लिया हुआ था जाती, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया हुआ था। पाकिस्तान ने वो कर्जा उतारा और पाकिस्तान बाउंड था। वो कर्जा उतारने के बावजूद आईएमएफ का एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा। तो मैं आपसे बिल्कुल, कर्जा किसको उतारा है? अगर आईएमएफ आपसे खुश नहीं है, आप नहीं, आईएमएफ का कर्जा नहीं था। देखिए सर, आप आईएमएफ के साथ एक रिव्यू देखिए, आईएमएफ के हमने 8th आईएमएफ के एक रिव्यू का पैसा दिया इमरान खान साहब के बाद, 9th में हम फंस गए और तब से फंसे हुए, 8-9 माह से फंसे हुए हैं। उसके बाद हमने दुबई का कर्जा वापस किया, हमने वर्ल्ड बैंक का कर्जा वापस किया। ये कर्जे वापस हुए हैं, ये डॉक्यूमेंटेड है। आप जाएं, आप उसको देख ले, जाके गूगल सर्च करके आपको पता चलेगा पाकिस्तान ने 10 अरब के कर्जे उतारे हैं। और ये जुबानी ये इमरान खान साहब होते वो भी उतारते। वज़रा क्यों नहीं करते सर? कौन से वाली? सागदार साहब क्यों नहीं कहते उन्होंने 10 अरब डॉलर का कर्जा उतार दिया पाकिस्तान का? भाई अच्छा, उतारने कर रहे हैं। मैंने किसी हुकूमती नुमाइंदे की जाने, चले मैं आपको ये बता देता हूं, वज़ारत खजाना के बंदे सागदार साहब के अरब डॉलर का हमने कर्जा उतार दिया। आप 10 से 12 दिन पहले की उनकी स्टेटमेंट पढ़ लें जी। उनसे ये क्वेश्चन हुआ था जिसमें उन्होंने कम जवाब दिया, तो उन्होंने कहा कि क्या कर्जे आपने वापस किए या उनको विजिट करवा के रीशेड्यूल करवाया जी। तो उन्होंने कहा वो मिक्स है उसका, मिक्स है उसका। तो कुछ नहीं है, सिर्फ उनको रीशेड्यूल किया गया। रीशेड्यूलिंग का क्या मतलब होता है? रीशेड्यूल का, अच्छा वो 17 अरब के, यानी अगर पैसे हमने आज देने हैं उसको रीशेड्यूल करते हैं, हमें 2 साल के लिए डेफर्ड कर दिया, के लिए दे देंगे, 2 साल के बाद दे देंगे, वापस नहीं दिए, लेकिन वो रीशेड्यूल किया है। और उस रीशेड्यूलिंग के अंदर हमने 17 बिलियन डॉलर से निकल के यानी 13-14 बिलियन डॉलर उड़ा दिए सिर्फ रीशेड्यूलिंग के अंदर। सभी जितनी जो भी गवर्नमेंट आती है ना, तो बिलाल वो यही करती है। ये हम इनको ब्लेम आउट, आप इसाकदार से, आप और मैं एग्री नहीं कर सकते। इसाकदार साहब की करंट जो उनकी सिचुएशन है, उनको तो वो कल बेचारे अपने आप को सेव कर रहे थे टेलीविजन पे बैठ के कि मुझ पे इल्ज़ाम लग रहा है कि मुझे अमेरिका वालों ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया या मुझे कैंसिल कर दिया, मैं वर्चुअल जाऊंगा। ये हालात ऐसे क्योंकि उन्होंने आते ही उन्होंने जो फीडबैक इसाकदार साहब का था, तो आईएमएफ डेफिनेटली पाकिस्तान से नाराज नहीं है, इसाकदार से नाराज है। और दूसरी बात रही, ये तो था हमारे एसेट्स का, और चाहे 6 अरब रह जाए चाहे 4 अरब रह जाए, या अब 4 अरब है या 2 अरब तक हम जा चुके थे, 2.5 अरब तक, पाकिस्तान के हालात तो अच्छे नहीं ना हुए। क्या रजीम चेंज के बाद जिन लोगों ने पाकिस्तान को इस हालात तक पहुंचाया है, तो क्या वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या फिक्स होगी? मेरा हर प्रोग्राम में यही क्वेश्चन है कि चाहे उसमें खान साहब शामिल है, चाहे उसमें शहबाज शरीफ शामिल है, चाहे उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट शामिल है, अगर गवर्नमेंट फिर चेंज हो जाती है, फिर इलेक्शन हो जाते हैं। आज जरदारी साहब ने जो कन्वेंशन पे, जो 50 साल कन्वेंशन है, इनको बने हुए 50 साल हो गए, उसमें ऑफर कर दी कि प्राइम मिनिस्टर को अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन एक कंडीशन लगा दी कि प्राइम मिनिस्टर के पास अपोजिशन चल के आएगी। तो वो उन्होंने एक साथ कैपिंग कर दी उसकी। ये अच्छी रवायत है, पाकिस्तान को अगर चलाना है तो सबको एक टेबल पे आना है, और एक टेबल पे आने के लिए चोर, डाकू, फ्रॉडिये के लफ्ज़ खत्म करने पड़ेंगे। पहले पाकिस्तान को ट्रैक पे लगाएं, और मुश्किल से ये जो आपने आटा की बात कर दी ना, ये फ्री आटा, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, आप मुझे अक्सर कहते रहते हैं बड़ी साहब नून लीग में आपकी पेनिट्रेशन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ्री आटे की वजह से 7-8 लोगों की बात हो चुकी है, लेकिन फ्री आटे के लिए सिस्टम कोई और भी अपनाया जा सकता था।
और वही आटा अभी भी मार्केट में बिक रहा है, वो कंट्रोल नहीं हो सका। चाहे उसको सबस कपड़ा पहना दें, चाहे उसको लाल कपड़ा पहना दें, उस आटे को 50% से ज़्यादा आटा मार्केट में बिक रहा है। ये मुफ्त आटा स्कीम वाला। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी कौम में हम चीज़ें तो बांट देते हैं, चाहे वो लंगर खाने खोल के बांटे, चाहे वो कोई काम करके बांटे, चाहे वो हेल्थ कार्ड दे के बांटे, लेकिन द मिस यूज, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी कौम में भी चीज़ों को मिस यूज करने की इतनी रवायत पड़ चुकी है, इतनी रवायत पड़ चुकी है। ये जो पॉलिटिकल स्टेप्स होते हैं ना, चाहे वो हेल्थ कार्ड की हों, फ्रैंकली, चाहे वो येलो कैप की हों, चाहे वो, मैं तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हक में भी नहीं था, ठीक है ना। पाकिस्तान में हमने अपॉर्चुनिटीज पैदा करके लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए उनको काम पे लगाना है या उनको फकीर बनाना है, ये तो बना रहे हैं। अब यहाँ पे कंपैरिजन ये है, जिस तरह से शायद इकबाल साहब बता रहे थे और कह रहे थे कि हमने यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों को क्या मुफ्त स्कीम्स देके लोगों को भिखारी बनाना है या उनको इज्जत से। जिस तरह से कंपैरिजन हुआ मुफ्त आटे का और इमरान खान साहब के दौर के अंदर जो लोगों के लिए राशन मिलता था, जो पनागाहें बनी हुई थी और लोगों को मुफ्त खाना फराम किया जाता था, बड़े इज़्ज़त बाइज़्ज़त तरीके से टेबल के ऊपर बिठाकर खाना सर्व किया जाता था। आज तक कभी भगदड़ नहीं मची, कोई शख्स मरा नहीं, किसी शख्स का आज तक हमने नहीं सुना कि कोई मौत रिपोर्ट हो गई हो मुफ्त खाना खाते हुए, बड़े बाइज़्ज़त तरीके से। हाँ, ये ज़रूर है कि एक प्रॉपर लाइन लगती थी, अपनी अपनी बारी पे लोग आते थे और आकर टेबल पे बैठ के अच्छे तरीके से खाना खाते थे। सर जी, एक पॉइंट ऐड कर दूं, देखिए लंगर खाना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन क्या हमने अपनी कौम को लंगर खाने देने थे या कारखाने देने थे? सर लंगर खाना दिया तो, मेरा क्वेश्चन है, दिया तो इन्होंने तो आके वो भी बंद कर दिया। अपोजिशन देखें, इस हुकूमत ने आके वो लंगर खाना भी बंद कर दिया। शायद ये समझते थे कि लोगों को मुफ्त खिलाकर बहुत बड़ी ज्यादती की जा रही है अवाम के साथ। नहीं, साहब ओवर टू यू नाउ। सर ज़ाहिर है आपने भी बातें सुनी और जिस तरह से बता रहे थे यहाँ पे कि ज़ाहिर है हुकूमत ने 10 अरब डॉलर का पाकिस्तान का कर्जा उतार दिया है। ये तो बात सुनने में भी आई और मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात को सुनकर कि एक साल के अंदर 10 अरब डॉलर का कर्जा उतार देना, फिर तो कर्जा थोड़ा ही रह गया होगा ख्वाजा अयूब नसीम साहब हमारा। बहुत शुक्रिया चट्टा साहब। गुजारिश ये है कि मैं, शाहिद साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है जी और पुराने इस फील्ड में है और बड़ा असर और रसूख रखते हैं अपना। मैं शाहिद साहब की तीनों बातों के साथ इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है, मैं क्लैरिफाई कर दूँ आपको। आपने भी अपने इंट्रो में कहा 17 अरब जी, 17 अरब नहीं थे, ठीक है, 22 अरब के डॉलर थे आपके पास रिजर्व। सर वो प्राइवेट और कमर्शियल यानी बैंक और प्राइवेट बैंक। मैं बताता हूँ सर, इट वाज 22.5 अगर आप प्राइवेट बैंक्स को साथ सम अप करें। ये मैं सिर्फ स्टेट बैंक रिजर्व की बात कर रहा हूँ। स्टेट बैंक इट वाज 16 to 17 बिलियन। दूसरा जो शाहिद साहब ने फरमाया कि जी हमने कोई पे ऑफ किया लोन, बिल्कुल नहीं, नॉट ए सिंगल पेनी, नॉट ए सिंगल पेनी हमने उनको पे ऑफ किया है। हमने सिर्फ मार्कअप पे किया है, जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको मार्कअप पे करना पड़ेगा, अदरवाइज वो डिफॉल्ट में चले जाएगा। ठीक है, ये खान साहब ने भी पे किया है, इस गवर्नमेंट ने भी पे किया है। और आप नए आप बजट के लिए जब जाते हैं या IMF के लिए जाते हैं नया कर्ज लेने के लिए, पिछले की आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो आप अगले के लिए क्वालिफाई करते हैं, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं करते। दो, तीसरा आपने जो भी फरमाया कि हमारे पास 4-4.5 अरब के डॉलर्स ज़खायर मौजूद है, मैं उसको भी क्लियर कर दूं। हमारे पास आज से 10-15 दिन पहले जीरो व्हाट आई एम गोइंग टू से जीरो क्लियर करता हूं, 2 अरब डॉलर के आपको फंड्स आए हैं चाइना से जी, अबू धाबी से, और बाकी अबू धाबी ने इसको रीशेड्यूल किया है। तब जाके हम इस स्टेज पे 3.5-4 के टच किए हैं हमने रिजर्व को। हमारे पास कुछ नहीं था और जितना मजीद ये लोग भी करप्शन कर सकते थे। देखिए पाकिस्तान में रेमिटेंस नहीं गई, इंटरनेशनल एयरलाइन पाकिस्तान में आप अपना ऑपरेशन बंद कर रही हैं। वजह 300 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन हर एयरलाइन का डॉलर्स जो पड़ा हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको नहीं दिया। जब तक वो फॉरेन रेमिटेंस लेके वहां पाकिस्तान से जाएंगे नहीं तो ऑपरेशन कैसे करेंगे। अब तमाम एयरलाइन ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये मैसेज भेज दिया कि हम अपना ऑपरेशन सस्पेंड कर रहे हैं। एक, दूसरा, अब आ गई बिजनेस कम्युनिटी की बात। बिजनेस कम्युनिटी की बात ये है कि 10 महीने से हमारी एलसीज नहीं खुल रही थी और जो एक इंपोर्ट थी हमारी टोटल तौर पे बंद हुई थी। उसकी वजह से ये हुआ जो 100 रुपए की चीज थी वो 400 रुपए पे चलेगी, चूंकि हम एलसी नहीं खोल रहे थे। ठीक है, अब आ गई, चूंकि बीच में कुछ ऐसी एलसीज थी जो लाइफ के साथ अटैचमेंट थी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें से कुछ रिलैक्सेशन दे के
चूज एंड पिक वाली पॉलिसी को फार्मूला अडॉप्ट करते हुए इन्होंने कुछ एलसीज खुलवाई हैं और जो रिजर्व हमारे पास थे वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गए। अब आप तीसरी तरफ आ जाए, आटे की आपने बात की और शाहिद साहब ने जरदारी साहब की बात की। जो मेरा ज़ाती ऑब्जर्वेशन है, जरदारी साहब बड़े अच्छे सियासतदान हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान रहे हैं। आज का जो उनका खिताब है जी, वो एक समझता हूं मैं कि ब्लैकमेलिंग और इस तरह इमरान खान को या अपोजिशन को दावत दी गई है जैसे किसी ने भीख लेनी है तो प्राइम मिनिस्टर के पास चल के आ जाए। ओ बाबा, ये अपोजिशन वही थी ना जब आप कहते थे पेट फाड़ेंगे, कपड़े उतारेंगे, हम आपको घसीटेंगे, लाहौर के चुराहों पे लाएंगे। अब कहाँ गए जब आपके मफादात दोनों के एक हो गए, शेर व शक्कर आप हो गए। आपको डर खौफ यही है कि आपके सामने एक अपोजिशन इतनी स्ट्रांग आई हुई है। देखिए कितनी शेलिंग उस पर हो चुकी है, कितनी FIR 150 FIR उस पर हो चुकी हैं। कोई थाना कचहरी पाकिस्तान का छोड़ा नहीं आप लोगों ने। उसके ओहदेदारान को आप KP के कोयटा, पेशावर, कराची, पंजाब, कोई ऐसा स्टेशन आप नहीं छोड़ रहे पूरे पाकिस्तान। अब आप क्या तवक्को करते हैं? देखिए आपने जो क्वेश्चन नहीं किया, आज मैं वो खुद अपनी तरफ से मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं। अगर आप वेट करते हैं आप कर लें, कोई बात। अच्छा, गुजारिश ये है, आज का जो सेशन था वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान को डैमेज कर गया है। ये मैं क्लियर कर रहा हूं सर। गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया, डैमेज कर गया। देखिए गोल्डन जुबली नहीं थी, अपने मफादात की जुबली थी, अपनी सजाओं से पनिशमेंट बचाने की जुबली थी, अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने की जुबली थी, अपनी चोरी चिकारी को तहफ़्फ़ुज़ देने की जुबली थी, अपनी हेरा फेरी, अपने आप को बचाने की ये सारी जो साजिश थी ना, ये वो थी। दर हकीकत अगर जरदारी साहब कहें कि जी प्राइम मिनिस्टर के पास आना पड़ेगा, कोई भी अपोजिशन लीडर हो जिसमें इतनी स्ट्रेंथ हो और जिसके साथ अवाम की इतनी स्ट्रेंथ हो, वो कभी नहीं आएगा। ये मैं आज इस प्रोग्राम की तवज्जो से कहता हूं। इन्होंने कहा है कि अपोजिशन लीडर को प्राइम मिनिस्टर के दर पे आना पड़ेगा। देखिए मैंने वो पूरी स्पीच सुनी है और वो मैं समझता हूं कि उनमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो एक प्रेसिडेंट पाकिस्तान, एक्स प्रेसिडेंट पाकिस्तान को सूट नहीं करते कि आप एक इतने बड़े अपोजिशन लीडर को कहें कि चल के आना पड़ेगा। यार क्या आप कहना चाहते हैं? भीख लेने के लिए आना पड़ेगा? चलिए, आप अगर इस तरह कहना चाहते हैं, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, तजिया निगारी है, सोच है मेरी, जो मैं पॉलिटिक्स को समझता हूं। ये मैं इस प्रोग्राम की तवज्जो से कहता हूं। आपको हजारों मैसेज भेजने पड़ेंगे उसको अपने पास बुलाने के लिए, वो ज़ाती तौर पे कभी भी नहीं आएगा। और अगर एक स्टेज पे, एक टेबल पे आप बैठेंगे तो उसकी टीम आपके साथ बैठेगी। और जो आप अभी जो बिल पास कर रहे हैं, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की बात हो रही है कि आज ऑनरेबल जज साहब वहां पहुंचे हैं जी, और आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत डैमेज किया। वैसे ऑनरेबल जज साहब का वहां पहुंचना, इस तरह से तशरीफ रखना, और मतलब चाहिए ये था कि देयर वाज अ प्रोसीजर टू डू इट अगर वो आना चाहते थे पार्लियामेंट। दिस इज ट्रू, देयर शुड बी अ प्रोसीजर एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग, बिफोर गिविंग अ कंफर्मेशन डेफिनेटली ही आस्क्ड फ्रॉम समवन कि मुझे एजेंडा बताइए क्या है, आप मुझे किस मकसद के लिए बुला रहे हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि मुझे कहा गया था कि पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं होगी। 2 दिन से मीडिया में ऑन एयर आ रहा है, पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं चट्टा साहब मैं क्लियर कर दूं, 2 दिन से मीडिया में ऑन एयर टिकर चल रहे हैं कि हमने ये बिल पास करवाने हैं मुश्तरका इजलास से। क्या उनको नहीं पता था कि ये तो है ही प्योर वही चीज जो जंग करना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ? बच्चा अप टू डेट है इस मैटर के ऊपर। तो क्या उन्होंने इसका एजेंडा नहीं मंगवाया होगा? अगर नहीं मंगवाया होगा तो मैं समझता हूं कि वो, पता नहीं, मेरी तो सोच से बाहर है कि वो चले कैसे गए। और जब वो बाहर निकले हैं, एक सहाफी ने उनको सवाल किया कि जी बताइए, आप आने वाले चीफ जस्टिस हैं, 90 दिनों में इलेक्शन होगा। वो खामोश थे, he was kept quiet, he did not reply। मतलब ये है कि अब पाकिस्तान में सियासत तो चलो बट गई, अब क्या जुडिशरी भी बट गई है। जुडिशरी, देखिए जुडिशरी लॉ को कहते हैं, बेसिकली आइन को कहते हैं, चेहरों को नहीं कहते, सोच को नहीं कहते। अगर सोच और चेहरे ही होते हो तो फिर जुडिशरी चलती ही जाए। बात यह है, कोई भी जस्टिस, कोई भी, चाहे चीफ जस्टिस हो, हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, कानून से बाहर नहीं जा सकता। कानून, जो 2 जजेस इस बेंच से उठ के गए हैं,
उन्होंने भी ये कहा है कि इलेक्शन 90 दिन में बनते हैं। मुराद ये है कि आज मैं दोपहर में हाई कोर्ट में था, तो जो मैंने ऑनरेबल वकुला से गुफ्तगू सुनी है, कहनी नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं जी हम रेफरेंस भेजेंगे, ये गए क्यों है वहां पे। सर मुराद ये है, आज से पहले कभी ऐसा हुआ है सर? हिस्ट्री में नहीं हुआ। और जाके आप जहां बैठे हैं, मेंबरान के साथ बैठे हैं आप, स्पेशल सीट नहीं थी, स्पेशल सीट नहीं, वरना आपको स्पेशल आप चाहते प्रोवाइड की जा सकती थी। अपने आप को कहते जी मेरी एक सीट सेपरेट लगा दे, स्पीकर साहब के साथ लगा दे, नीचे लगा दे, जो मेंबरान की सीटें बनी उसे आगे दे दे, ताकि मैं अकेला बैठूं और मैं ये डिक्लेयर कर सकूं कि मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं। आप लाख कहें कि मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, ये वही बात है, कुछ भी ना कहा और कुछ कह भी गए। बहुत सारी बातें मेरा ख्याल है कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी। कुछ कहते ना भी जहां पे आके बैठ गए थे वहां पे खामोश भी बैठे थे, तो इट वाज वेरी कंट्रोवर्शियल। और उन्होंने कहा जी, इतना कहा जी, मुझे नहीं पता था कि ये सियासी गुफ्तगू होगी। इकबाल भट्टी साहब मोजेस जस्टिस साहब हैं और ज़ाहिर है उनके बारे में कोई किसी किस्म की भी तनकीद नहीं की जा सकती, लेकिन आज जो मैटर हुआ और जो कुछ आपने भी देखा, जिस तरह से ऐवान में तशरीफ़ लाए और कहा आकर कि मैं किसी भी सियासी महाज पे गुफ्तगू नहीं करूँगा और सियासी बातें नहीं होंगी, और ये कहा कि मेरा सियासी बातों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, फिर भी सियासतदानों के अंदर बैठे रहे और वहाँ पर आके फिर जो कहा कि जो बातें आज ऐवान में हुई हैं सियासी बातें, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ, ये भी उन्होंने कहा। फिर हमने देखा कि थोड़ा सा एक स्टोरी है जो काजी फायज़ ईसा साहब की जिस तरह से फॉलो अप होते आ रहे हैं, कि शहबाज शरीफ साहब का कहना कि इनके खिलाफ जो रेफरेंस है उसको वापस ले लिया जाए, अचानक से इनका इख्तिलाफी नोट जारी करना, कुछ बातों से इख्तिलाफ करना, हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद करते हुए कुछ चीज़ों को, कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना, और वहाँ से हुकूमत की तरफ से नवाजने की सूरत के अंदर ही एकदम से बिल की वापसी हो जाना, सब कुछ हो जाना। शाहिद इकबाल भट्टी साहब किस तरह से देख रहे हैं आप सिचुएशन को? सर बिल्कुल इसी तरह से देख रहा हूँ जिस एंगल से आप बता रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। ठीक है, दूसरा देखिए, आप अगर फ्रंट से देखेंगे ना, तो आप और मैं टेलीविजन पे बैठे हुए, हमारे चेहरे पे कान कम नजर आएंगे, पीछे के बाल नजर नहीं आएंगे। आप साइड पोस्ट से देखेंगे तो आपको फ्रंट का चेहरा नजर नहीं आएगा। पिछले बार आपने जो बात की वो बिल्कुल आपके एनालिसिस में बीइंग ए होस्ट बिल्कुल ठीक है। या ये जो बात करते रहे कि इनको, मैं माजरत के साथ कि वो क्यों गए, इन्होंने खुद कह दिया कि जुडिशरी डिवाइडेड है। अगर जुडिशरी डिवाइडेड है तो आज साबित हुआ। नहीं, तो इससे पहले तो देखिए इख्तिलाफी नोट्स आ रहे थे। बिलाल मेरी बात को पूरा होने दे। अगर डिवीजन है तो इसका मतलब है हम ये तो मान रहे हैं ना कि फायज ईसा साहब का टिल्ट अगर पीडीएम नून लीग की तरफ है, तो जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनका टिल्ट पीटीआई की तरफ है। अगर हम डिवीजन की बात करते हैं तो फिर ये बात करते हैं, क्या उन्हें भी पार्लियामेंट में आ जाना? अच्छा, नंबर 2, हमें सवाल है कि क्या उन्हें भी पार्लियामेंट? यार हो सकता है जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं मुझसे शेयर तो करवा लेना। उन्होंने जुडिशरी को लेटर लिखा था कि आप भेजें, 50 साल पूरे होने पे, और बाकियों ने इनकार कर दिया, वो आ गए। नंबर 2, अब अगर उन पे रेफरेंस होना है, ये रेफरेंस तो कल परसों बात हो रही थी कि 3 जजेस पे होगा, तो रेफरेंस आपको जो पसंद है आप उन पे रेफरेंस बना दें, जो आपको पसंद नहीं है उस पे ना बनाए, और जो नहीं पसंद उस पे बना दें। बात ये नहीं है कि वो वहां पार्लियामेंट में आके बैठे और उनका काम है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नोटिस लेना और जुडिशियल कमीशन में इनके केस को ले जाना। ये मेरा और आपका काम नहीं, उनको क्रेडिट। ये वही जजेस हैं, जब ये पॉलिटिकल पार्टीज सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं तो यही पॉलिटिशियन उनके सामने वही बातें कर रहे होते हैं। बातें वो पार्लियामेंट के अंदर सुन लें या अपनी टेबल पे बैठ के सुन लें, बातें तो सारी पॉलिटिकल हो रही हैं। क्या वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो रही हैं? आंसर इज नो। पाकिस्तान की बेहतरी के बारे में तो कोई सोच नहीं रहा। सभी लोग सोच रहे हैं कि मेरी जॉब कैसे बचेगी, मेरा टेन्योर कैसे बचेगा, मैं पावर में कैसे आऊंगा, मैं अपने पैसे कैसे बनाऊंगा, बनाए हुए पैसे कैसे बचाऊंगा। तो मैं इनकी तरह मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा। मैंने पहले भी कहा था कि अगर इन्होंने कह दिया कि भट्टी साहब से मैं इत्तेफाक नहीं करता, तो मैं अभी इनसे इत्तेफाक नहीं करता इस बात पे कि 10 अरब का अगर पैसे इंटरेस्ट ऑफ लोन उतारा गया तो वो पाकिस्तान ने पे तो किए है ना, तो वो कहां से पे किए होंगे? खजाने से दिए होंगे ना उन्होंने। तो वो जो एक बर्डन अभी तक हमें $25 ट्रिलियन पर एनम, हम उसी जो फिगर्स पे स्टैंड कर रहे हैं। क्या ये नवाज शरीफ आ जाए, इमरान खान साहब आ जाए, तो क्या ये 25 पे ले आएंगे, 25,000 पे ले आएंगे? ट्रिलियन से हजारों में हम लोग आ जाएंगे?
आंसर इज नो। क्या पाकिस्तान में वो चल के नहीं जा सकते तो कोई बैठ के नहीं जा सकता तो जहाज पे उड़ के आ जाए? कोई फैट काओ नहीं है, कोई हार्ली काओ नहीं है, कोई फैट एलिफेंट नहीं है, सब पाकिस्तानी है, सब बराबर हैं, सबके शनाख्ती कार्ड पे पाकिस्तानी लिखा हुआ है। किसी के शनाख्ती कार्ड पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या सदर पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ। पाकिस्तान को बचाना है तो सर को झुकाना है। सब मिले आपस में बैठ के अपनी बंदरबाट बंद करें और मिलके बैठ के करें। आज इमरान खान की पॉपुलैरिटी ज्यादा है तो उनकी बातें क्यों नहीं वर्ल्ड वाइड सुनी जा रही? अगर ये वही चीफ जस्टिस जो करंट है, क्या इनकी जो वीडियोस चल रही है वहां पे कि उनकी तस्वीरों पे जूते मारे गए, वो तो पीटीआई के लोगों ने मारे, तो आप किस किस को डिफेंड करेंगे? आप कहां जाके किसको डिफेंड करेंगे? पाकिस्तान को बचाना है, ये चोर डाकू फ्रॉडी की गर्दानें खत्म करनी पड़ेंगी। सभी चोर हैं, सभी पे झूठे केसेस साबित हुए। इमरान खान पे सारे केसेस अगर झूठे बन रहे हैं तो नून लीग और पीपल्स पार्टी पे भी झूठे केस बने, सारे पॉलिटिकल केसेस बने। और ये एक दूसरे को विक्टिमाइजेशन को छोड़ेंगे तो मुल्क को कामयाब करेंगे। अगर ये विक्टिमाइजेशन मैं और मेरी, तू और तेरी वाली बातें करेंगे तो पहले भी पाकिस्तान भुगत चुका है, आज 75 साल बाद और 50 साल एनिवर्सरी के बाद फिर भुगतेगा। क्या इन्होंने सबक नहीं सीखा? जरदारी साहब अगर शऊर रखते हैं, अगर एक ऑफर कर दी गई है तो वो बहुत बहुत अबव द लॉ, नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, वो कोई ऊपर से आयु खान साहब कोई मखलूक हैं कि वो चल के नहीं जा सकते। ठीक है। वो अगर बड़ा बंदा, बड़ा स्टेक होल्डर वो होता है जो झुक के मिलता है लोगों को, मिले जाके बताएं हाँ जी मैं पार्लियामेंट में आ गया हूं, आप बताएं क्या हो सकता है पाकिस्तान का। बड़ी अच्छी बात की है शाहिद साहब ने कि जरदारी साहब, चूंकि मैं समझता हूं पॉलिटिक्स में इमरान खान साहब इससे भी सीनियर है। बिल्कुल। अगर ये जवाब वो बड़े खूबसूरत तरीके से कहते हैं, खान साहब आप भी पाकिस्तान में एक सियासतदान का दर्जा रखते हैं, आइए हम आपको दावत देते हैं। देखिए बात ये है, बात कहनी कुछ है, स्टाइल कुछ और है। ये कहते कि जी आइए हम आपको दावत देते हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए, हमें सबको इकट्ठा बैठने में कोई एतराज नहीं, आपको प्राइम मिनिस्टर के घर पे देखिए ये बात जिनको आप चोर डाकू पिछले 8 सालों से कह रहे हो, तो मुझे ये बताइएगा उसको भी इमरान खान को देखे, जो पॉपुलैरिटी उनके पास है ना, उनको बड़ा बड़कपन अपना दिखा रहे। इमरान खान साहब एज में भी जरदारी साहब से बड़े हैं, मैं आपको ये बता दूं, एज में उनको एज में भी बड़े हैं और उनकी उनको ज्यादा शब्द दिखानी चाहिए थी। उनको इमरान खान साहब को खुद चले जाने चाहिए। जरदारी साहब के पास इस वक्त कोई पावर नहीं है। देखिए वो सिर्फ एक एमएनए नहीं, वो सिर्फ एक एमएनए है, वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी नहीं है। खान साहब का इख्तिलाफ जरदारी साहब और मियां साहिबान के साथ ये है, उन्होंने मेजर जो स्टांस लिया वो करप्शन की बेसिस पे लिया हुआ है। क्या आपसे अगर सवाल किया जाए कि आप अपने बेटा जो पैदा अगर हो या आपका नवासा पैदा हो, उसका नाम जरदारी रखना चाहेंगे आप? पूरी पाकिस्तान की मीडिया ने ये डिस्कस किया है, कोई एक शख्स कभी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि जी मैं अपने बेटे का नाम जरदारी रखना। लोग आजकल इमरान की बातों के बाद, यू टर्न के बाद लोग इमरान खान भी नहीं रखना चाहते। सर खुदा के लिए इन चीजों से निकले, मेरा तो कोई इतराज नहीं है। नाम रखना या ना रखना ये तो हर पेरेंट की अपनी चॉइस है। और ये बड़ी लो प्रोफाइल बात है, इस तरह गुफ्तगू हो जा रही है, ये सोशल मीडिया टॉक नहीं हो रही है। काइंडली आई रिक्वेस्ट यू, हमने इस टाइम पे जो सॉल्यूशंस हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी डिस्कशन करनी है। द प्रॉब्लम इन द कंट्रीज, मैंने आपसे सवाल ये किया था, एक साल के अंदर, इस एक साल के दौरानिए के अंदर क्या किया है इस हुकूमत ने, इस अवाम के साथ क्या किया है? क्या आप भी, ज़ाहिर बात है ज़रूर आपकी कोई ना कोई जो है ना पॉलिटिकल एफिलिएशन होगी किसी ना किसी पार्टी के साथ, आप लोग सपोर्ट करना चाहते होंगे उसको, कम से कम सच तो बोले ना सर, सच्ची बात तो की जाए, अवाम को बताया तो जा सके कि इस मुल्क के अंदर हकीकतन हो क्या रहा है। ये जो लोग आए थे जिन्होंने कहा था कि हमें अगर मौका देते 6 महीने का, हम इस मुल्क की मईशत को ठीक करेंगे। मईशत आज सर $4 बिलियन से भी कम के हमारे फॉरेन रिजर्व रह चुके हैं। अगर हमने $10 बिलियन आप कहते हैं रोल ओवर कर भी दिए $10 बिलियन, तो क्या हमारे ये रिजर्व बढ़ने चाहिए थे या मजीद इसी तरह कम होने चाहिए थे? टैक्स कलेक्शन आपकी इंक्रीज हो गई है, पहले से आपने टैक्स का पैसा भी ले लिया, आपने फॉरेन रिजर्व को भी खत्म कर दिया, आपने महंगाई को 4 गुना बढ़ा दिया, आपने इस मुल्क में कोई चीज नहीं छोड़ी जो पहले जिस तरह के हालात थे। पेट्रोल प्राइसेस देखें, डॉलर को देखें, कुछ भी देखें, आप तो कुछ भी ठीक नहीं किया। तजर्बाकार लोगों से क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे हम? नहीं, मैंने तो पहले कह दिया, तजर्बा सेहत के सामने और एज के सामने खत्म हो चुका है। सिर्फ मैं बात करूं पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करके पाकिस्तान में कौमी हुकूमत प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं 1 साल से यही टेलीविजन पे बात कर रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करके एक चार्टर ऑफ पाकिस्तान साइन करने के बाद सभी जितने भी लीडर्स हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के लीडर्स तो हैं नहीं, वो अपनी अपनी पार्टीज के लीडर हैं और वो अपनी अपनी फर्म्स को चला रहे हैं, ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनके, हर फर्म के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं,
चाहे वो नून लीग है, वो चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे वो पीटीआई है, इनको बैन करके पाकिस्तान में एक कौमी गवर्नमेंट प्रोफेशनल की बना के कौन बनाएगा? यार अभी डायलॉग की बातें शुरू बात करें ना सर, रियलिस्टिक बात करें, कौन बनाएगा ये पार्टी? यार इनको करना है, अगर पाकिस्तान को चलाना है ये करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई सोल्यूशन है क्या? क्या मार्शल लॉ लगानी है हमने? क्या इमरजेंसी लगानी है मुल्क में? शायद साहब हम लेट्स डोंट टॉक अबाउट फोक्स, हम रियलिटी की बात करें। रियलिटी के अंदर क्या जो आप कह रहे हैं ये कैसे होगा यार? इसी जो 3 लोग मौजूद हैं बिलाल साहब, उनकी बारी नहीं आ रही है। वही जुडिशरी है जिसने 3 साल परवेज मुशर्रफ को भी दे दिए थे एलएफ के थ्रू। इस पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हुआ, कौन से मॉडल इस्तेमाल नहीं हुए, क्या सारे बैठ के एक नया मॉडल बना के पाकिस्तान को बचाने के लिए, अगर यही हालत रही ना, इस किस्म की लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी बैठने का तरीकेकार ही नहीं है, एक शख्स आपको इज्जत से बुलाता नहीं है, आप कैसे जाएंगे? देखें किसकी बात देखिए, बात बड़ी पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को इज्जत से नहीं बुलाते। आसिफ अली जरदारी साहब अगर आज उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर देखें, एक तो हुकूमत की ज्यादती है कि पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन है ही नहीं, आना चाहते हैं वो लोग बट दे आर नॉट अलाउड, दे आर नॉट वेलकम इन द पार्लियामेंट। सर ये बहुत बड़ी ज्यादती नहीं है शायद साहब? रिजाइन किया वो उन्होंने। सर देखें रिजाइन तो किया था, उसके बाद वापसी। आप मुझे ये बताएं कि मैं अगर रिजाइन कर जाऊं, आप अप्रोच भी किया, और यही पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर साहब जो थे कहते थे एक एक करके आएंगे तो मैं इस्तीफे लूंगा। अतर मनीला साहब से मंजूर नहीं करूंगा। आप सब छोड़ दें, फायज ईसा साहब को छोड़ दें, आप बंदयाल साहब को छोड़ दें। अतर मनीला साहब ने क्या कहा कि ये वही पार्टी है जो रिजाइन करती है तो कहती है कि मैं रिजाइन एक्सेप्ट करो, और जब काम होता तो कहती है वापस जाने दो। ये सारी मिथ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इमरान खान साहब अकेले इसके जिम्मेदार हैं। 50% जितने वो पॉपुलर है उतने वो जिम्मेदार हैं, और जितनी पीडीएम ने मायूसी की है और महंगाई की है वो उतनी जिम्मेदार है। लिहाजा सबकी छुट्टी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं सबकी छुट्टी होनी चाहिए, इनको भी नहीं होना चाहिए। ये एक दफा ये सिस्टम खत्म होगा, ये ओवरहीटेड सिस्टम है, ये चोक्ड सिस्टम है, इसमें कोई भी बैठेगा, इन हालात में इलेक्शन हो गए, फिर इन्हीं में से किसी ने आना है और फिर वही रगड़ा लगाना है और लोगों के पैसे खाने हैं। इन पार्टीज को बैन करके पाकिस्तान में एक नया चार्टर लाके किया जाए, ये जो भी करेगा वही पाकिस्तान को कामयाब करेगा, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। सर ये मतलब ये है कि एक 5 स्टार होटल लेके तमाम लीडरान को वहां पे एक फ्लोर पे ना फॉर्म पे रखा जाए जी। और मेरा ख्याल सऊदी अरब वाला माहौल जो है ना, अगर यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया जाए, वैसे ये बात तो इनकी काफी हद तक ठीक है, अगर सऊदीया मॉडल आ जाए तो बड़े बड़े सीधे हो जाएंगे। क्या इमरान खान साहब 500 बंदों को लटकाने वाली फैसला बड़ा बातें नहीं करता था पहले? बिल्कुल ठीक कहते हैं। हाँ, तो क्यों नहीं हुआ वो अलग होना चाहिए। अगर वो मॉडल आ जाए तो फिर बहुत ज्यादा हमारे वही तो चार्टर ऑफ पाकिस्तान है। सर वो मॉडल आ तो जाए, लेकिन वो मॉडल आएगा कैसे पाकिस्तान के अंदर? आज तक तो हमने देखा नहीं है, अब कहां से आ जाएगा? कोई अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सर दैट इज नॉट फिजिबल। फिलहाल करंट सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन है वो है पीडीएम और एंटी पीडीएम, दैट इज पीटीआई। सो इन लोगों ने जब तक आपस में बैठना नहीं है, आपस में मुशावरत यार पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं के लिए आपस में जरूरी इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं। सर होने इलेक्शन इकट्ठे ही हैं, आज जो मर्जी भी कह लें इस टाइम पे इलेक्शन और 90 दिन वाली, सॉरी खालिद साहब कह रहे 90 दिन तो वैसे ही यार, हम 90 दिन तो वैसे क्रॉस हो चुका है, तो ये एक 90 दिन तो पहले ही क्रॉस देखिए वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, छोड़े सुप्रीम कोर्ट में और भी बहुत सारे ऑर्डर थे। 90 की रट को हम छोड़ दें, पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए, वो चाहे जुलाई में हो जाए चाहे मई में हो जाए, पूरे पाकिस्तान में एक इलेक्शन होनी चाहिए बात। और यही इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं कि उनको डेट दे दी जाए और इकट्ठे इलेक्शन कर दिए। एक्चुअली सब यही कह रहे हैं। अब देखें ना, मुशावरत के लिए बड़ा अच्छा मौका था इस टाइम पे कि अच्छी तरीके से इनवाइट किया जाता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। चले हो सकता है यार कल बड़ा करते, हो सकता है खान साहब उसका जवाब दे दें यार, पॉजिटिव जवाब दे दें। खान साहब तो हमें इंतजार करना चाहिए। खान साहब इमेच्योर आदमी है ना, उनको तो अभी एक बार आए सियासत में, एक बार वजीर आजम बने, ये लोग तो 3-3 4-4 बार इख्तियार में बैठे हुए लोग हैं, इनको तो कम से कम मेच्योरिटी, पॉलिटिकल मेच्योरिटी शो करनी चाहिए। स्पेशली जब आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, आप मतलब वजीर आजम हैं और आप वजीर आजम के साथ सेकंड टू वजीर आजम ने तो ऑफर ही नहीं ना की, वजीर आजम ने तो कहा मैंने तो आसिफ अली जरदारी साहब सेकंड टू पीएम ही है सर, माने या ना माने। नहीं सेकंड टू पीएम नहीं, वो पूरे गेम जरदारी साहब वो है पूरे के पूरे जो क्लेम करते हैं कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम मैंने बनाया। वो इस गवर्नमेंट के क्यों जरदारी साहब ये क्लेम करते हैं कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम मैंने बनाया। आज भी उन्होंने कहा शरीफ वजीर आजम डिनाई कर सकते हैं। देखिए आज आपने सुना नहीं है, बिलावल भुट्टो ने और उन्होंने मिलकर कहा है बड़ा शरीफ साहब वजीर आजम है, वो नाम से शरीफ है, हम मानते हैं जी। अब पता नहीं काम के थ्रू शरीफ है कि नहीं है, वो वोटिंग के बाद पता चलेगा कि उनको अवाम कितना वोट देती है शहबाज शरीफ को। ख्वाजा अयूब नसीम साहब, मेरे जराए की खबर ये है कि इमरान खान साहब ने जहां मैसेज भेजना था वहां ये मैसेज भेजा है कि 30 जुलाई को आप पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन अगर करवाना चाहते हैं, वहां पता नहीं क्यों मैं आपके साथ रेडी हूं, मैं एग्री करता हूं। वहां क्यों भेजिए आप बताएं, वहां से इलेक्शन होने होते हैं। देखिए बात ये है, ये गैर आईनी काम नहीं है जहां मैसेज भेजते हैं। सर आईनी काम कौन से हो गए इस 50 साल? यही तो मैं कह रहा हूं, हुकूमत बनी भी तगड़ों की वजह से है जी, टूटी भी तगड़ों की वजह से है। तो इमरान खान साहब की हुकूमत भी तगड़ों की वजह से बताता है कि जिसके हाथ में डंडा हुआ या जो तगड़ा हुआ
कर्जा भी उसी को मिलता है और पैसे दिए भी वापस ही एक बड़ी खूबसूरत बात की थी अदरवाइज शायद इकबाल साहब ने कि पूरे पाकिस्तान के तमाम लोगों के शनाख्ती कार्ड के ऊपर कोई डेजिग्नेशन नहीं लिखा, सिर्फ लिखा होता है सिविलियन ऑफ पाकिस्तान, इस मुल्क के रिहायशी हो, चाहे सदर हो, वजीर आजम हो, सब कुछ हो। सर क्या इसी बैलेंस से हम मुल्क के अंदर रह रहे हैं? नहीं, आपने फायद ईसा की बात की ना कि उनकी जुडिशरी, वो चीफ जस्टिस, अपकमिंग चीफ जस्टिस है, उनकी टेबल अलग लगवा दी जाए। क्यों? जहां सारे बैठे हैं वो उनको भी जमीन पे बैठना चाहिए। सर वो एक अथॉरिटी है, कोई अथॉरिटी नहीं है यार। इसी प्रोटोकॉल ने, इसी अथॉरिटी ने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख ऐसी दिया। अथॉरिटी इससे पहले कभी पार्लियामेंट के अंदर नहीं आई, ये पहली बार हो रहा तो था। अच्छी बात है ना, हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आज प्रोग्राम शुरू हो गए होंगे, इसमें 200 प्रोग्राम होंगे तो वो भी सीधे हो जाएंगे। बल्कि मैं समझता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट आपने इनिशिएट किया इस प्रोग्राम को। कोई सर्कुलर जारी कर देना चाहिए, क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि जस्टिस फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस साहब को बता के गए हैं। देखिए पाकिस्तान का ये मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, पाकिस्तान का सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है, आप डायरेक्टर हैं किसी महकमे के और आप किसी जगह आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, आपका जीएम जा नहीं सकता जी। आप अपने सेक्रेटरी से पूछे के बगैर जा ही नहीं सकते। ठीक है। इसी तरह इस वक्त जुडिशरी की चीफ जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, क्या इन्होंने चीफ जस्टिस साहब को एतमाद में लिया? उन्होंने उनको अलाउ किया? अगर नहीं अलाउ किया तो फिर तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। मैं इंतजार कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आ जाए कि इन्होंने चीफ साहब को बताया, नहीं बताया, चीफ साहब एग्री थे, नहीं थे। अगर उनकी परमिशन के बगैर गए हैं तो मेरा ख्याल है कि फाइज साहब हो सकता है फाइज ईसा साहब के लिए फाइज ईसा साहब उनको चीफ ही ना मानते हो। देखिए ये तो इस वक्त रात के 7:30 8 बजे जो हालात लग रहे हैं मुझे तो ये फील होता है, ये मेरी फीलिंग्स है। नहीं, इस वक्त रात के 7:30 8 बजे अगर कोई कहे जी सुबह के 8 बजे क्या मान लेंगे? यार देखिए रियलिटी है। ही इज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जी। कौन इनकार करेगा कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं है? रियलिटी को आप कैसे इनकार कर इमरान खान सकते साहब कहते हैं मैं नहीं मानता, पहले नवाज शरीफ ना माने जी, वो उसके साथ है। वो इमरान खान साहब को नहीं मानते थे, कहते थे सिलेक्टेड है। तो बात ये है, Selected तो है, देखिए वो लेकिन है तो पॉलिटिक्स वज़ीर आज़म ही। है, वो सियासी तकनीक है, बयानबाजी है, सिलेक्टेड है, इलेक्टेड है, इंपोर्टेड है, जो भी आप ये कह लें। सियासी नारे ही तो हमारी जुडिशरी में चले गए हुए हैं। जुडिशरी में नहीं जाना चाहिए। अगर ये पाकिस्तान में ये चीज सियासत जुडिशरी में चले गई तो फिर आने वाले दिन मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम के लिए खतरनाक होंगे। अवाम के लिए आने वाले दिन खतरनाक होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब जो है उन्होंने इलेक्शन के अखराजात का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया है। कहा गया था अदालत की जानिब से कि 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को जारी किया जाए ताकि पंजाब के अंदर इंतखाबात हो सकें। लेकिन इस तारीख से पहले जो तारीख मुतय्यन थी वो थी 10 अप्रैल आज की तारीख, और आज की तारीख से पहले ही बहुत सी चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई और हुकूमत कहना शुरू हो गई कि शायद इट इज़ नॉट अ राइट वे और हम नहीं दे सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें की जाएँ। अब इसहाक़ डार साहब ने ये बिल कौमी असम्बली और सेनेट में पेश कर दिया है, यानी कि अब कौमी असम्बली और सेनेट चाहे तो इसकी अप्रूवल दे, ना चाहे तो ना दे। शहबाज शरीफ साहब पीछे एक खिताब कर रहे थे वकला से और किसी इनाग्रेशन कर रहे थे कहीं पर, उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पर बार के लिए बिल्डिंग के लिए 1.5 अरब रुपया जो है वो मुख्तस किया है। अब मैं 1.5 अरब बोल रहा हूँ, कहीं पे ये ना हो कि सुप्रीम कोर्ट वाले सुन लें और वो कहेंगे ये 1.5 अरब इलेक्शंस के लिए दे दो, और बड़ा टॉन्टिंग वे के अंदर उन्होंने ये बात की थी। इसका मतलब है ऐसा महसूस होता है कि शायद पैसे हैं वज़ारत ख़ज़ाना के पास लेकिन देना नहीं चाहते। शायद इकबाल साहब आपसे मैं 200% मुतफिक हूँ, ठीक है, बल्कि 1000 टाइम एग्री कर रहा हूँ। और उन्होंने एक लफ्ज़ ये नहीं कहा कि मैं 1.5 अरब, फिर उन्होंने कहा कि मैं स्विमिंग पूल की भी इजाज़त देता हूँ लेकिन उसमें कितनी कॉस्ट आएगी मैं आपके कान में बताऊंगा जी, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ। जी बिल्कुल, आपको याद आ गया अल्फाज? बिल्कुल। देखिए ये तो पक्की लिखी लिखाई बात है ना कि पाकिस्तान के पास 21 अरब रुपए जो है इलेक्शन के लिए नहीं है और ये पैसे ना होने की वजह से इलेक्शन नहीं करवा रहे। आपको मुझे एक एक बच्चे को बताएं कि जितने खान साहब पॉपुलर हैं, इलेक्शन होंगे तो पीटीआई आएगी। ठीक है, अब पीटीआई ने आना है, इमरान खान साहब ने आना है, नहीं आना ये अलग मसला है। ठीक है, ठीक है ना। लिहाजा पीटीआई के खौफ और डर से ये डेफिनेटली पंजाब के इलेक्शन की बात कर रहा हूं। देखिए कुछ गलतियां ये मौके पीडीएम या मौजूदा गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को कौन दे रहा है? क्या ये पूरी बैटल पंजाब में होनी है, केपीके में नहीं होनी? केपीके की जो असेंबली है क्या वहां के लिए 90 दिन और है और यहाँ के लिए 90 दिन 900 दिन के बराबर है? तो ये सारी चीजें देखें। ये क्राइसिस जो है ना, ये पहले मुआशी था, समाजी था, फिर ये उसके बाद ये पॉलिटिकल में कन्वर्ट हुआ, फिर इंटरनेशनली क्राइसिस में चलेगा पाकिस्तान।
अब हमारे आइन का और हमारी जुडिशरी में ये सारा सिलसिला चल गया, यानी 75 यानी कि साल आम में इंतखाबात ही होंगी और वो शायद जो म्यूचुअली डिसाइडेड डेट जो म्यूचुअल डिसाइड, और वो आपको बता दूं बजट के बाद होंगे, बजट से पहले इंतखाबात नहीं हो सकता। अयूब नसीम साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मुझे तो बज़ाहिर ये लगता है कि अगर ये जो पंजाब की डेट है इलेक्शन की, जी, अगर इस पे इलेक्शन नहीं होते तो फिर पता नहीं कभी भी नहीं होते, फिर दमादम मस्त कलंदर ही होगा। देखिए अपोजिशन जिस हाइप पे जा चुकी हुई है, जितने डंडे मारे जेलें वो भी खा चुकी हुई है। एक सॉफ्ट आदमी जो होता है ना, जिसने कभी डंडा नहीं खाया, जेल तो बहुत दूर की बात है, जब वो जेल से होके आ जाए ना, शरीफ आदमी से बुरा बदमाश आदमी कोई नहीं होता। ठीक कह रहे हैं। जब वो बदमाशी पे उतर आया, तमाम खौफ निकल जाते हैं बंदे खौफ के। निकल जाता है। तो अब भी मैं समझता हूँ, मैं जाता हूँ ज़मान पार्क में, जाहिर है वीलॉग करना होता है तो गुफ्तगू करते हैं जी। अब बिलीव कीजिए, वहाँ बच्चा मैंने 6 साल 7 साल 10 साल 20 साल 50 साल 80 साल व्हील चेयर में बैठा जो बंदा है ना, वो भी कहता है जी मैं मरने को तैयार हूँ। जब आपकी कौम में ये जज्बा आ जाए ना, चाहे कम लोगों में आए, तो मतलब ये होती है कि वेव चल पड़ी है, हवा चल पड़ी है। अब वो आंधी कब बनती है, वो आने वाले दिन रिजल्ट बताएंगे इलेक्शन में। मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन ये है कि आंधी किसी वक्त भी आ सकती है। हुकूमत को ऐसे मेरा ख्याल है कि गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, एमिकेबली इसको बैठ के इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए। अल्टीमेटली ये होगा, अगर नहीं जाएंगे तो सियासत उनके लिए कम अज कम 10-10 साल दूर चली जाएगी। ये मेरी सियासत दूर जाती चली है। जाएगी। वो यही तो चाहते हैं कि अपोजिशन पीडीएम वाले आप क्या कर रहे हैं, उनके पास बयानियां नहीं है। तो जो विक्टिम कार्ड खान साहब ने खेला है और सारा गंद से देखिए, निकल के- आप विक्टिम कार्ड कहते हैं, अच्छा, बाबा ये क्यों नहीं कायल कर सके अपने इमाम को आज नहीं, तक? सुन तो ये ले। क्यों नहीं मोल्ड कर सके? अच्छा, सुन चट्टा तो साहब ले। ये और क्यों नहीं, नहीं ये पहले अपने इमाम को मोल्ड और कर सके? 2013 में भी यार, तो उन्होंने two-third कसीदे सुनाए हैं। देखिए 2013 में भी ये बात नहीं है। 2/3 मेजोरिटी ली थी ना, वो भी इतने पॉपुलर थे। सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया, और अल्लाह करे इस मुल्क में खैर खैरियत से इंतखाबात हों, लेकिन इंतखाबात हो जाएं, यही सोल्यूशन है इस मुल्क का। आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।